Students, today we will discuss the ratio decidendi and obiter dicta. Today we will also discuss and distinguish between the ratio decidendi and obiter dicta. So first of all, what is the ratio decidendi and what is the obiter dicta या और obiter dictum? प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रेशियो डेसिडेंडाई और ओबेटर डिक्टा के बारे में बात करेंगे और एक केस लॉ की स्टडी भी हम करेंगे ताकि मैं आपको और इन डिटेल आपको समझा सकूं कि रेशियो डेसिडेंडाई क्या है और ओबेटर डिक्टा क्या है। देखिए, केस स्टडी में मैं आपको जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AR 2015 सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि इस जजमेंट में रेशियो डेसिडेंडाई क्या था और ओबेटर डिक्टा क्या था। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि रेशियो डेसिडेंडाई क्या है और रेशियो डेसिडेंडाई और ओबेटर डिक्टा में डिफरेंस या डिस्टिंग्विश क्या होता है। रेशियो डेसिडेंडाई इज अ जीस्ट ऑफ द जजमेंट। जजमेंट का एक जीस्ट है, जजमेंट की एक स्पिरिट है, उसकी आत्मा है, जिसमें जज जो है वो नट शेल में उसका ऑपरेटिव पोर्शन में उस बात को बताता है कि भाई ये जजमेंट जो है इसके बारे में सपोज़ अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें जो है उसका रेशियो डेसिडेंडाई ये था कि भाई उसमें जो NJSC एक्ट था उस NJSC एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट और जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है दैट इज़ जो NJSC एक्ट में जो दी गई है वो नल एंड वाइड है। उस पूरे होल एक्ट को ही जो है नल एंड वाइड घोषित कर दिया, भले ही वो पार्लियामेंट द्वारा इनेक्टेड था और भले ही वो जो है रेटिफिकेशन ऑफ दी ऑलमोस्ट 20 स्टेट्स के द्वारा उसको रेटिफाई किया गया था, लेकिन उसको नल एंड वाइड घोषित किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो NJSC एक्ट है ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है। तो इस प्रकार से ये जो पार्ट है, जो उसका ऑपरेटिव पार्ट है, जो उस जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट है, जिसको पढ़कर हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई जो है ये जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट है वो आर्टिकल 141 में बाइंडिंग इफेक्ट रखता है। जबकि जो ओबेटर डिक्टा है या ओबेटर डिक्टम है, जिसे हम हिंदी में इतरोक्ति भी बोलते हैं, वो इतरोक्ति या ओबेटर डिक्टा वो आर्टिकल 141 में उसका बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता है, उसका एक मात्र परसुएसिव वैल्यू होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एज द केस में भी जो जज है वो जज जो है फिलोसॉफिकल या उसका सोशोलॉजिकल या वो अन्य इकोनॉमिकल उस एस्पेक्ट बोलता है, उस एस्पेक्ट को जो है उसके अंदर उस जजमेंट में बताया जाता है। और ओबेटर डिक्टम जो है वो कभी भी आर्टिकल 141 में बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता है फॉर द लोअर कोर्ट्स, वेयर एज रेशियो डेसिडेंडाई जो है वो आर्टिकल 141 में उसका बाइंडिंग इफेक्ट होता है और उसको ही जो है वो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट द्वारा जो है उसको माना जाता है। तो इस प्रकार से अब हम केस स्टडी के अंदर आते हैं कि भाई देखिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो AR 2015 सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो मोटे मोटे तौर पर NJSC एक्ट में एक आग भाई जो है नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया और आर्टिकल 124 उसमें A से C उसको इंसर्ट किया गया, इनकलकेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में बाय दी मेजॉरिटी ऑफ दी पार्लियामेंट के द्वारा जो है उसको इनकलकेट किया गया। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई NJSC एक्ट में ये मेंबर्स होंगे, मेंबर ऑफ अपोजिशन भी होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और उसके अंदर जो है 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के प्यूने जजेस भी होंगे। तो ये सब मिलके जो है 6 जो है मेंबर्स कमेटी उसको बनाई गई और 6 मेंबर्स कमेटी में ये बताया गया कि ये NJSC या नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन का फॉर्मेशन करेंगे और वही उसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट करेंगे एज वेल एज ट्रांसफ़र करेंगे। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के द्वारा जो है एक हिस्टोरिकल जजमेंट है जिसको जजेस अपॉइंटमेंट या SP गुप्ता 4 जजमेंट भी कहा जाता है, जजेस अपॉइंटमेंट केस 4 भी कहा जाता है, क्योंकि SP गुप्ता 1st, SP गुप्ता 2nd और SP गुप्ता 3rd 83, 93 और 98 में जो 1st, 2nd और 3rd जो जजमेंट आए और ये जो 4th जजमेंट था, ये 4th जजमेंट बिल्कुल ही अलग जजमेंट था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्यूने जजेस हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना है तो 3 प्यूने जजेस अलॉन्ग विद CJI
और अगर हाई कोर्ट के जो है जजेस का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो यूनियन जजेस हैं, तो उसके अंदर उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उनके द्वारा ही अपॉइंटमेंट किया जाएगा और वो कोलिजियम कहलाएंगे। तो कोलिजियम के द्वारा ही इसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो अब हम इसका रेशो डेसिडेंडाई, इस जजमेंट का जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, इसका जो रेशो डेसिडेंडाई है, वो रेशो डेसिडेंडाई क्या पाते हैं कि भाई जो NJSC एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो NJSC एक्ट है वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। पॉइंट नंबर 3, जो कोलिजियम है वो कोलिजियम जो है वो शैल कंसिस्ट ऑफ 3 and 5 senior most penal judges of Supreme Court in the case of appointment in the Supreme Court and in the appointment in the High Court। तो इस प्रकार से हम उनके कुछ पॉइंट्स के आधार पर या उनको पढ़कर जो है हम ये उसका क्रक्स निकाल सकते हैं कि भाई जो है यही रेशो डेसिडेंडाई है। अब इसके अगर हम ओबाइटेड डिक्टम के बारे में बात करें तो इसके जो जजमेंट के जो ओबाइटेड डिक्टा है, वो ओबाइटेड डिक्टा जो है ये कहता है कि भाई इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा, उन्होंने जो है ये बताया कि भाई जो है इसके बारे में एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर भी अडॉप्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उन्होंने ये सारी बातें बताई कि किस प्रकार से जो है वो एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट एब्सोल्यूटली, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में बताया कि पार्लियामेंट तो सॉवरन है, लेकिन यहाँ पर जो है आर्टिकल 50 में जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में भी जो है वो बताया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो दूसरी बातें बताई गई है वो बेसिकली ओबाइटेड डिक्टम है या इतरोक्ति है, और उस इतरोक्ति या ओबाइटेड डिक्टम को मानने के लिए लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट जो है एज द केस में भी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वो उन कंक्लूजन पर पहुंचता है, उन फाइंडिंग पर पहुंचने के लिए जो है उन्होंने जो बातें बताई, जो मेन क्रक्स बताई, जो मेन जीस्ट बताई, वो तो हो गया रेशो डेसिडेंडाई, और उसके अलावा जो दूसरी बातें हैं वो ओबाइटेड डिक्टा या ओबाइटेड डिक्टम हो गया, जिसे हम इतरोक्ति कहते हैं, तो वो जो है बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको नट शेल में शॉर्ट के अंदर जो है किस प्रकार से रेशो डेसिडेंडाई क्या होता है और ओबाइटेड डिक्टा क्या होता है, और रेशो डेसिडेंडाई का बाइंडिंग इफेक्ट होता है जबकि ओबाइटेड डिक्टम का बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता है, इसके बारे में बताया। मैंने आपको केस स्टडी की सहायता से भी समझाया कि किस प्रकार से जो है वो केस स्टडी के अंदर जो है वो मैंने आपको पॉइंट्स बताया कि ये उसका रेशो डेसिडेंडाई है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर ये पॉइंट्स हैं वो रेशो डेसिडेंडाई हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं वो ओबाइटेड डिक्टम है। थैंक यू।